स्क्वायर का एरिया 40 मीटर स्क्वायर है, तो इस पूरे का एरिया 70 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। याद है सबको? हम ऐसे निकालते थे कॉम्प्लेक्स शेप्स का एरिया। यस मैम। तो फिर क्वेश्चन दे दूं एक? चलो फिर क्वेश्चन ही करके दिखाओ। यस आसान सा मैम। क्वेश्चन दे रही हूँ लेकिन सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। चलो होल सेक्शन में जाकर सब बच्चे आंसर करेंगे। आपको एक शेप दी गई है, इसका आपको एरिया निकालना है। ध्यान से करना कैलकुलेशन, और फॉर्मूलाज ध्यान से लगाना एरिया निकालने के लिए। मैम फॉर्मूला बता दो एक बार। किस चीज का फॉर्मूला जानना है आपको? इसका फॉर्मूला जानना है बेटा, बोलो। एरिया निकालने का। किस चीज का एरिया? आप पिछली क्लास में थे ये बताओ। नो मैम। तो फिर क्यों नहीं थे ये बताओ। मैम इसमें 2-3 फार्मूले लगेंगे। देख मैं हिंट दे देती हूँ आपको, क्योंकि जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे, तो आप लोग रेगुलरली क्लासेस लगाया करो, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 अलग अलग शेप नजर आ रही होंगी। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले एग्जांपल में भी बताया था, अगर ये ट्राइंगल है और नीचे स्क्वायर है ना, तो हम पहले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। आपको त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला तो पता है। फिर आपको ये भी पता है कि आप आयत का फॉर्मूला कैसे आयत का एरिया कैसे निकालते हो। आपको वर्ग का एरिया भी पता है कैसे निकालते हो। अब आपको यहाँ पे देखना है आप कितनी शेप्स बना सकते हो, कितनी आकृतियां आसानी से बना सकते हो, जिनका एरिया आप आराम से फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हो। क्योंकि आपको त्रिभुज का फॉर्मूला, त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला भी पता है। आयत का कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला भी पता है। वर्ग का एरिया कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला भी पता है। चलो अभी तक किसी ने सॉल्व किया नोटबुक पर? यस मैम। दिखाओ, जिसने किया है बैक कैमरा करके दिखाओ। मैम मैंने अभी क्लास ज्वाइन करी है। अच्छा, तो यहाँ पर एक रिकॉल क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसी के बारे में है। देखो और इसे सॉल्व करो क्वेश्चन को। मुझे ब्लर नजर आ रहा है बेटा आपका बहुत ज्यादा, रिया। हाँ अभी ठीक है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है आपका। बट आपने यूनिट्स नहीं लिखे हैं सही, कहीं कहीं पर। वेरी गुड अंजलि। ओके मनी रिंकी नहीं, क्या नाम है आपका? हाँ रिंकी बेटा, ठीक है आपका भी बिल्कुल। वेरी गुड। मानसी आपका भी ठीक है। वेरी गुड। शमशेर के नाम से कौन है? मैम काजल। काजल आपका भी ठीक है। मैम मेरा देखना। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है आपका? ठीक है, जितने भी बच्चों ने मुझे दिखाया है सबका आंसर ठीक है, सभी के आंसर ठीक है, बट मैम सुजाता। बहुत कम बच्चों ने आंसर किया सेक्शन में। हाँ सुजाता, एक बार दोबारा से दिखाओ आप अपना बैक कैमरा करके।
आपका मुझे अभी थोड़ी देर बाद दोबारा से दिखा देना। हाँ रुको, एक मिनट। ठीक है बेटा, आपका आयत का एरिया कितना आया, आपका रेक्टेंगल का एरिया कितना आया, बताना सुजाता। चलो अभी मैं मैम पोल को बंद 16। करूँ। मैम हाँ चैट चैट बॉक्स बॉक्स खोल में दो। खोल रही हूँ बेटा। 16 कैसा है, वही चीज मुझे डाउट था, वही आपका गलत है, बाकी आपने ठीक निकाला है। यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ से ध्यान से समझते हैं। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, बाकी जिन बच्चों ने नहीं किया, एक मिनट देना मुझे। अब हमें पता है रेड कलर से हमारे पास क्या है, रेड कलर से हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है। और हमें पता है त्रिभुज का एरिया, इसका कितना आया, पहले आप लोग मैम बताओ ट्रायंगल कितना एरिया आया। ट्राइंगल का एरिया कितना आया, ट्राइंगल का 6 एरिया कितना आया, सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमें मैम पता 6 है उसका सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू आधार यानी बेस इंटू ऊंचाई यानी हाइट, है ना। एच से दिखा देते हैं। अब हमें पता है यहाँ पर बेस कितना लेंगे, हम 3 सेंटीमीटर लेंगे, सो 1/2 इंटू 3 इंटू ऊंचाई कितनी है यहाँ पे 4। अब ये हमने ऊंचाई क्यों ली है 4, क्योंकि हमें पता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। और ये क्या, जिसमें ऊंचाई क्या होती है, जो लंब होता है वही ऊंचाई होती है। तो हमारे पास सॉल्व करके कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ब्लू वाले का एरिया निकालते हैं। ब्लू का सॉरी, हाँ ब्लू कलर से क्या है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है ब्लू कलर में, एक आयत है। यस वेरी गुड, सभी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। आयत का एरिया निकालने का फॉर्मूला एल इंटू बी होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। बस मुझे इतना बता दो, इसमें आपने लंबाई कितनी ली है। 5 सेंटीमीटर। वेरी 5, हाँ ये तो 5 तो हमें दिया गया है ना, ये 6 हो जाएगा। 3 + 3 6, 4 + 2 6। तो लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ा 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। तो एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ग्रीन वाली की बात करते हैं। ग्रीन कलर मैम से, आवाज कम आ रही है। ग्रीन कलर से क्या है हमारे पास, ठीक है मैं और जोर से बोलने की कोशिश कर स्क्वायर। लेती हूँ। स्क्वायर है हमारे पास, वर्ग है ना। तो वर्ग का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। और यहाँ पे हमें पता है साइड 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो पर कुल एरिया निकालना है ना, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। अब हमें इन तीनों को जोड़ देना है। 6 + मैम 30 आवाज कम आ रही है। + 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ ठीक है, जो जो भी बच्चा दिखा रहा है। अच्छा, जो लास्ट क्लास में नहीं है, जो लास्ट क्लास में नहीं थे, उनको समझ में आया कैसे हुआ ये क्वेश्चन, यस मैम। समझ में आया सबको। वेरी गुड, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वेरी गुड। समझ में आ गया। अब आपको कोई भी शेप दी जाए मैम आप आवाज कम आ रही है। बेटा आपके साथ कोई नेटवर्क का इशू है, क्योंकि मुझे, बाकी बच्चे बताओ आवाज मेरी ठीक आ रही है ना सबको। यस यस मैम। मैम। आपके साथ कुछ नेटवर्क का इशू है। दूसरी चीज, आप बार बार ये चीज अनम्यूट करके बोले जा रहे हो, तो जितना आप अनम्यूट करोगे मेरी आवाज आपको वैसे भी नहीं आने वाली है। बाकी बच्चे भी चैट बॉक्स में बोले जा रहे हैं कि अनम्यूट मत करो। बाकी देखो सब बच्चे चैट में लिख रहे हैं आ रही है आवाज। एक बार क्लास को कट करके आप दोबारा से ज्वाइन कर लो। अब बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में। यस, जो भी बच्चे बैक कैमरा करके दिखा रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं आज के लिए।
इसका सही आंसर हमारा ए था, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया, यानी सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल। ठीक है, किस किस को याद है सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? एक्सप्लेन मत करो, एग्जांपल्स दे दो। नहीं, बुक से देख के नहीं बताना है, मुझे एग्जांपल्स दो। ट्राइंगल बेटा, सारे ट्राइंगल आप मुझे डेली लाइफ से एग्जांपल्स दो। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या हो सकती हैं? वेरी गुड, एक बच्चे ने लिखा है हैंड्स, अंजलि ने भी हैंड्स लिखा है, अवंती की बुक्स, वेरी गुड। हैंड्स हमारे बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, हैंड जो है हमारे वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है। तो सब एक बार मैं बता देती हूँ, पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ जिन बच्चों को नहीं पता है। वैसे ज्यादातर बच्चों को पता है कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, सर्वांग समता क्या होती है। तो अगर कोई भी दो चीजें हैं जिनकी साइज और शेप, आकार और आकृति अगर समान जाएंगी, सर्वांगसम हो जाएंगी। सर्वांगसम हो जाएंगी, जैसे यहाँ पर आप दो पेंसिल्स देख सकते हो, इन पेंसिल्स की जाएंगी, पर यहाँ पर हाँ, अभी मैं यहाँ पर आप दो एग्जांपल्स और देखोगे, टेबल है और यहाँ पर चेयर है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है, ये दोनों सर्वांगसम क्यों नहीं है? मैम इनका एरिया बराबर नहीं है। एक मिनट रुको। अभी बताओ, मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम। मैम पहले भी आ रही थी बिल्कुल क्लियर। क्लियर है मैम। हाँ, अब बोलो, अभी ठीक है आवाज मेरी? यस मैम। यस मैम। दोनों दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है, ये दोनों सर्वांगसम क्यों नहीं है? क्योंकि एक में आप देखोगे दोनों दिखने में एक से दोनों का साइज सेम है, बट दोनों दिखने में अलग अलग है ना? और चेयर में आप देखोगे दोनों दिखने में एग्जैक्ट सेम है, लेकिन एक बड़ी चेयर है और एक छोटी चेयर है, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो वापस से अगर हम डेफिनेशन पर आए, तो ऐसी चीजें जिनका आकार और आकृति, जिनकी यानी शेप और साइज दोनों ही इक्वल हो, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाती हैं, सर्वांगसम आकृतियां कहलाती है। यहाँ पर जैसे आप दो ट्राइंगल्स का एग्जांपल देख सकते हो, तो ये दोनों ट्राइंगल में क्योंकि तीनों साइड सेम है, ये दोनों क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, है ना? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, है ना? और दूसरी चीज हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक दे, है ना, तो वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, जैसे हमारे हाथ। अब अगर यहाँ पर मैं एक फिगर बनाती हूँ, रुको, मैं एक रेक्टेंगल बनाती हूँ, एक आयत बनाती हूँ, ठीक है? अब इसकी जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पर भी ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हुए, कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स हुए, सर्वांगसम आयत हुए, सर्वांगसम आकृतियां हुई?
वेरी गुड, वेरी गुड, यस, ये दोनों सर्वांगसम हुए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। क्योंकि आप अगर इसे रोटेट करके देखोगे तो इसकी फिर से लंबाई 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर आएगी, इसकी भुजाएं बराबर है, तो ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। अब इसके बाद बात करते हैं जो सर्वांगसम आकृतियां होती हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं, उनके एरिया के बारे में, उनके क्षेत्रफल के बारे में। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, एक कॉमन सेंस वाली बात है। जब दो चीजें दिखने में एक सी हैं, उनका साइज भी सेम है, तो अगर आप उन्हें किसी प्लेन पर बनाओगे तो वो जितना स्थान घेरेंगी, जितना एरिया घेरेंगी, वो भी बराबर होगा, है ना, है कि नहीं। मान लो आपका एक हाथ किसी एक कागज पर जितनी जगह घेर रहा है, तो दूसरा हाथ भी उतनी जगह घेरेगा, क्योंकि दोनों सर्वांगसम है, दोनों का शेप साइज बिल्कुल इक्वल है, तो इसलिए उन दोनों का एरिया भी बराबर होगा। अब यहाँ पर क्या आपके सामने जो दो ट्राइंगल्स दिखाए गए हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? यस मैम। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इन दोनों का एरिया बताओ कितना कितना होगा, दोनों का एरिया कैलकुलेट करो, आप लोग ही कैलकुलेट करोगे, एरिया कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों ने एकदम करेक्ट निकाला है। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है हाइट ये है, बेस ये, और फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, है ना। तो आधार हमें पता है 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर भी सेम है आधार और ऊंचाई, तो इसलिए वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल ठीक निकाला है। तो हमने देखा हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स थी, दो सर्वांगसम आकृतियां थी, है ना, दोनों का एरिया बराबर आया। अब ये बात क्लियर है, पहले बताओ ये चीज क्लियर है कि जो सर्वांगसम आकृतियां होंगी उनका एरिया बराबर होगा? यस मैम। ओके, अगर मैं कह रही यस हूँ मैम। यहाँ पर रेक्टेंगल दे रही हूँ, एक आयत दे रही हूँ, इसका एरिया बताओ कितना होगा? इसका एरिया भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इन ट्राइंगल्स का भी, तो मैं क्या ये कह दूं कि ये रेक्टेंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों सर्वांगसम है? नो मैम। तब हम नहीं कहेंगे, है ना। तो दूसरी चीज आ गई हमारे पास कि अगर दो चीजों का, दो शेप्स का हमारे पास एरिया बराबर है, तो जरूरी नहीं है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो, तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। पर अगर दो शेप्स कॉन्ग्रुएंट हैं, दो दो आकृतियां कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांगसम है, तो उनका एरिया बराबर होगा, ये जरूरी है। पर अगर किन्हीं दो का एरिया बराबर है, तो उनका सर्वांगसम होना जरूरी नहीं है। समझ गए बात को? अब मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों सर्वांगसम है? अब इस केस में बताओ जरा, इन दोनों का एरिया भी बराबर है? नो मैम। मैम बताओ क्यों नहीं है? मैम एक बड़ा है, एक छोटा है। मैम साइज सेम नहीं। क्योंकि इनकी साइज भी सेम नहीं है ना, इसकी इनकी साइज भी सेम नहीं है, क्योंकि हमें पता है इसकी भी, अगर हम देखेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, है कि नहीं। ये 3 सेंटीमीटर होगी, अगर ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 सेंटीमीटर आएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर आएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो इसमें तो 4 सेंटीमीटर की कोई साइड होगी ही नहीं, बट यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की साइड है। तो हाँ, हम यही कहेंगे कि क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इनकी साइज ही, इनकी भुजाएं ही बराबर नहीं है, तो ये दोनों सर्वांगसम नहीं है, भले ही इनका क्षेत्रफल बराबर हो। तो ट्राइंगल के केस में भी ऐसा जरूरी नहीं है। बेटा सब म्यूट करो, बाकी अपने आप को, दूसरों को डिस्टरबेंस हो रही है। निकी, अभी भी किसी बच्चे ने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है? मैम ने किसको में निकिता के नाम से कौन है? चलो फिर क्वेश्चन दे दूं करने के लिए, यस मैम। फिर से अनम्यूट करके बोल रहे हो।
तो क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और फिर आंसर करना। मैम हो गया। हाँ हाँ, मुझे नजर आ रहा है, बट बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है। मैम रिजल्ट भी दिखा दे दो। हाँ, रिजल्ट भी मैं दिखाऊंगी, बट कुछ एक बच्चों को आंसर तो करने दो। अब जब मैं चैट बॉक्स खोलूंगी तो आपने मुझे ये रीजन बताना है कि आपको कैसे पता चला ये दोनों सर्वांग सम है। क्लास में मेरे पास 35 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास रिजल्ट बस 15 बच्चों का आ रहा है। ऐसा क्यों? एटीन स्टूडेंट्स ने आंसर किया है। लास्ट के 15 सेकेंड्स और फिर पोल सेक्शन बंद हो जाएगा। मैम पोल दिखाना। चलो, मैं रिजल्ट्स भी दिखा रही हूँ। वैसे तो सभी बच्चों का ठीक है। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया। मुझे बताओ ये दोनों सर्वांग सम कैसे हैं? ब्लू वाली साइड के इक्वल है रेड वाली के, और बीच में एक एंगल है। कैसे पता चला? कैसे पता चला? मैम ए एस ए, बेटा ए एस ए कहाँ रूल लग रहा है? ओके रिंकी। एस ए एस, एस ए एस रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, है ना? ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। देखो साइड, उसके बीच में एंगल है और फिर साइड है। आपको पता चल गया कि ये दोनों सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर एबीसी का एरिया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पी क्यू आर का भी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बट मैम AC 4 सेंटीमीटर है, पर मैम यहाँ पे तो PQ 4 सेंटीमीटर है ना। हाँ, तो क्या हुआ? इसीलिए मैंने लिखा ना, ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब देखो ए सी और पी क्यू बराबर है, बीच में एंगल सी आ रहा है, बीच में एंगल क्यू आ रहा है, दोनों इक्वल है। फिर आता है सी बी और क्यू आर, देखो बराबर है क्या? हम्म। यस सर। देखो अगर आपको कॉन्ग्रुएंट में कोई कंफ्यूजन है ना तो पूछ लेना। एक और क्वेश्चन। ओके, चलो।
एक त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर सर्वांगसम है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पीक्यूआर का आधार ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स दिए गए हैं तो दोनों का एरिया आपको पता होगा। अब अगर दोनों का एरिया आपको पता है, रिंकी बिल्कुल ठीक है बेट रिंकी। एक बार रिंकी आप अपना आंसर दिखाओ। मैम मेरा ठीक है। आप जरा कैलकुल मनीष के नाम से कौन है? मनीषा, मनीषा के नाम से कौन है? रिंकी, हाँ। रिंकी, आपने जो भी लिखा है इसको कैलकुलेट करो, क्या 28 आ रहा है? मुझे तो 14 नजर आ रहा है। मैम मेरा ठीक है। आपका मुझे पूरा आंसर नहीं नजर आ रहा है, आपने कैसे किया है? मैम मेरा रिया आपका ठीक है। मानसी आपका ना बहुत, हाँ मानसी आपका भी ठीक है। विद्या आपने क्या किया है? थोड़ा सा पास लेकर जाओ कैमरा। यस रिंकी, अब आपका ठीक है। मैम हो गया। अमन के नाम से कौन है बेटा? आपका भी ठीक है। विद्या आपका ना मुझे बहुत मुझे फाइनल आंसर नहीं नजर आ पा रहा है, बट अभी भी 19 बच्चों ने आंसर किया है। क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो? बाकी एटलीस्ट ट्राई तो करो। मैम अब रिजल्ट देखना। दिखा दो। अब तो बहुत ज्यादा रोशनी रोशनी आ रही है। हाँ आंसर ठीक है आपका, ठीक है बेटा, ठीक है। मैम ठीक है। हाँ ललिता आपका भी ठीक है, बट आपने यूनिट नहीं लिखे। अंजलि आपका भी ठीक है। ललिता यूनिट्स लिखो। शमशेर के नाम से कौन है? बेटा आपने भी यूनिट नहीं लिखे। चलो, अभी रिजल्ट रिजल्ट भी मैंने दिखा दिया और चार्ट बॉक्स भी मैंने खोल दिया है। चलो इस क्वेश्चन को अब डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। विद्या आपका ठीक है, आपने यूनिट्स नहीं लिखी बस। मैम दिव्या, ठीक। हाँ आपके पास दोनों ट्राइंगल्स हैं। अब आपको पता है क्वेश्चन में दिया है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब अगर ये दोनों सर्वांगसम है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। तो एबीसी का एरिया बराबर आ जाएगा पी क्यू आर के एरिया के। बट हमें क्वेश्चन में एबीसी का एरिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो पी क्यू का एरिया भी 28 ही आएगा। और हमें पता है हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, या फिर उसको आप बी इंटू एच कर देते हो अगर आप ऐसे डिनोट करते हो तो, बेस इंटू हाइट, है ना? वो किसके बराबर आ जाएगा? 28 के। पर क्वेश्चन में आपको क्या दी गई है? आपको हाइट दी गई है ना? आपको बेस निकालना है। हाइट कितनी दी गई है? 7 दी गई है, 7 सेंटीमीटर, है ना? वेरी गुड। 7 सेंटीमीटर दी गई, हाइट दी गई है, आपको बेस निकालना है। तो बेस को आप बी ही रखेंगे, हाइट की जगह आप 7 रखेंगे। अब 1/2 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 7/2 आ जाएगा, और ये बराबर है 28 के। अब यहाँ से अगर मैं इसे दूसरी साइड ले जाना चाहूँ तो क्या लिखना चाहिए मुझे? यहाँ पे ये बताओ, मुझे क्या लिखना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में? वेरी गुड, 2/7। 2/7 लिखूंगी, 28 को 7 से डिवाइड करूंगी, 4 आएगा। तो बी कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर बी क्या था? यहाँ पर बी आधार था, क्यू आर था। तो क्यू आर बराबर है 8 सेंटीमीटर। तो पी क्यू आर का आधार कितना है? क्यू आर है जो हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गया। बताओ किस किस को समझ नहीं आया? किस किस को समझ नहीं आया? मैम एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा से समझा दूं? देखो इतना मुझे आप स्टेप बाय स्टेप बताना। ये बात पता है ना कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, दो सर्वांगसम त्रिभुज हैं, उनका एरिया बराबर होता है। ये बात क्लियर है? यस मैम।
ठीक है, अब ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। और यस आपको मैम। निकालना कौन से ट्राइंगल के बारे में है? PQR के बारे में निकालना है। तो PQR को ही मान के चलो। PQR में क्योंकि आपको ऊंचाई दी गई है, आपको आधार निकालना है, तो B को ऐसा ही रहने दो, H की जगह 7 लिखो क्योंकि ऊंचाई आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है। यहां तक बात समझ में आई? इस वाले स्टेप तक 1/2 इंटू B इंटू 7 बराबर है 28। इस स्टेप तक समझ में आया? बताओ विक्की के नाम यस से मैम। कौन है? विक्की के नाम से कौन है? यस मैम, आ गया समझ आ में। गया ना समझ में बेटा? अब उसके बाद यस आप मैम। 1/2 को 7 से मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पर और उसे 7/2 लिख दिया। बस अब मुझे कुछ नहीं करना है। इसको अगर मैं दूसरी साइड ले जाऊंगी तो मैं इसे 2/7 लिखूंगी, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है ना? तो अब यहाँ से यस। अगर आप 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, और बस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे पहले वाला स्टेप होता है 4 इंटू 2, और 4 इंटू 2 करने से 8 आता है। बात क्लियर है? यस मैम। तो इसका यस हमारा मैम। सही वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट है। ए। एक और भी करेंगे क्वेश्चन, जरा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा 3D शेप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। 3D शेप्स क्या होती हैं? क्वेश्चंस करेंगे, अभी क्वेश्चंस करेंगे। 3D शेप सबको पता है क्या होती है? प्लीज यस सब बच्चे मैम। म्यूट पे रखो अपने आप को, सभी को। यस, हम जिन्हें टच कर सकते हैं और जिन्हें हम आसानी से अपने नोटबुक पर नहीं बना सकते, है ना? जैसे कि जिनकी, और दूसरी चीज क्या है, जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। अभी तक हमने जितनी शेप्स पढ़ी है उनमें हम क्या देखते थे? या तो लंबाई और ऊंचाई है, या आधार और ऊंचाई है, या लंबाई या चौड़ाई है। बट हम 3D शेप्स में क्या देखेंगे? 3 डायमेंशन देखेंगे, 3 विमाएं देखेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, है ना? पहले चलो, आप लोगों ने बोला कि आपको 3D शेप्स के बारे में पता है, और हम जब 2D शेप्स के बारे में पढ़ रहे थे तो भी हमने 3D शेप्स के बारे में पढ़ लिया था। अब आप लोग ही मुझे एग्जांपल्स दो, 3D शेप्स क्या क्या होती हैं। आप अपने आसपास से एग्जांपल्स देके दो, लिखो अपने आसपास से देखकर एग्जांपल्स लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड। बॉक्स, टीवी, अलमीरा, नोटबुक, बुक, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर हम और एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि ये बॉल आ गया, क्यूबॉइड आ गया, बकेट आ गया, बुक आ गया, और ये सारे एग्जांपल्स आपने दे दिए हैं। वेरी नाइस। ठीक है, तो अब देखते हो कितने बच्चों को एक्चुअल में पता है कि 3D शेप्स क्या होती है इस आसान से क्वेश्चन का। वैसे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और मुझे लगता है सभी बच्चों को पता होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ना सभी बच्चे देंगे, मुझे पता भी चल जाएगा कितने बच्चे क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। मैम क्या हो गया। हुआ? मैम मेरा गलत हो गया। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, ऑप्शन ध्यान से देख के किया करो बेटा। एटलीस्ट मैं आपको 1 मिनट का टाइम तो देती हूँ ना क्वेश्चन करने के लिए, तो उतना यस टाइम मैम। को अच्छे से यूटिलाइज किया करो, अच्छे से देखा करो, फिर आंसर किया करो। वेरी गुड, सभी का वैसे तो बिल्कुल ठीक है। चलो, यस, जिन बच्चों ने भी गलत ऑप्शन चुना है उन्होंने गलती से चुना है। तो यहाँ पर 3D शेप सिर्फ एक ही है, ऑप्शन डी जो है ये 3D शेप है ना? बाकी सब में लंबाई, चौड़ाई, आधार या ऊंचाई, है ना, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें हैं। ये क्वेश्चन, इसका उल्टा क्वेश्चन, यस, बेटा क्या दोबारा करना है आपको? ये 2 बार पहले भी सेम क्वेश्चन हो चुका है जब हम 2D के बारे में पढ़ रहे थे। दोबारा से बता दूं, देखो 3D शेप वो होती है, त्रिविमीय आकृति वो होती है जिनके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक यही शेप है जिसके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन तीन चीजें हैं। बाकी सबके पास, अगर आप त्रिभुज की भी बात करोगे ना, तो त्रिभुज में आधार और ऊंचाई लेते हो आप बस,
आप बस आधार और ऊंचाई ही लेते हो। ये यस, पाइप भी एक एग्जाम्पल आ गया। तो अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्यूबॉइड के बारे में, एक घनाभ के बारे में। समझ आ गया? ओके, तो क्यूबॉइड के बारे में पढ़ते हैं। क्यूबॉइड के बारे में पहले एक लाइन में मैं आपको बता देती हूँ। क्यूबॉइड क्या होता है, घनाभ क्या होता है? एक ऐसी 3D बंद आकृति होती है जिसके 6 आयताकार फलक होते हैं, मतलब 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। जैसे कि आप अपने आसपास एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं एक अगर बॉटल दिखाऊं आपको, ये बॉटल किस शेप में है? या आप अपनी बुक उठाओ सब बच्चे, बुक है, अब बुक है आपके पास, नहीं तो फोन है ना? तो वो किस शेप में है? घनाभ की शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है, कुछ ऐसी शेप है। अब सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी अपनी बुक उठाएंगे। बुक तो सभी के पास होगी, है ना? बुक नहीं भी है तो नोटबुक है, नहीं तो बहुत सारे एग्जाम्पल, जो हमारे चार्जर का अडेप्टर होता है वो भी क्यूबॉइड की शेप में होता है, घनाभ की शेप में होता है। तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल सब बच्चे उठाकर रखो अपने पास, और मुझे बताओ कि आप उसमें कितने रेक्टेंगल, कितने आयत देख सकते हो। जल्दी से काउंट करके बताओ, आप कितने रेक्टेंगल, कितने आयत मैम देख सकते हो? काउंट करो, सभी बच्चे काउंट करेंगे आपने जो भी चीज ली है। वेरी गुड, 6, है ना? चलो ये बताओ, मेरी वीडियो सबको नजर आ रही है? अभी बताओ, मेरी वीडियो सबको नजर आ रही है? यस मैम। नजर आ रही मैम है? ब्लाउज दिख रही है। ब्लर दिख रही है? चलो मैं स्क्रीन ही प्रेजेंट कर देती हूँ। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही अब। एक मिनट रुको, मैं प्रेजेंट कर रही हूँ दोबारा से। ओके मैम। तो सभी ने क्या क्या एग्जांपल्स लिए थे बुक के, किस चीज के? मैम चार्जर की। चार्जर, हाँ। तो चार्जर में आपने देखा होगा कि आपके पास टोटल कितने 6 आयत बन रहे हैं, है ना? इस तरह से 1 2 3 4। तो इन्हें आप क्या कहते हो? इन्हें आप इंग्लिश में कहोगे फेसेस और हिंदी में कहोगे फलक, ठीक है? इन्हें क्या कहा जाएगा? इंग्लिश में फेसेस और हिंदी में फलक। अब आप सब क्या करोगे, काउंट करोगे ये जो लाइंस हैं, किनारे अगर आप किनारे कह सकते हो, या आप अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ तो भुजाएं, है ना? साइड्स कह सकते हो, लेकिन हम क्यूबॉइड की केस में उन्हें किनारे कहते हैं। तो जल्दी से ये सभी आपके पास जो भी चीज है, आपने मेरी स्क्रीन पे काउंट नहीं करना है, आपके पास जो भी चीज है ना उसे उसे देखो। आपने बुक ली है, बुक का एग्जाम्पल लिया है, बुक का एग्जाम्पल लो। आपने फोन का एग्जाम्पल लिया है तो फोन का एग्जाम्पल लो। अडेप्टर लिया है तो अडेप्टर का एग्जाम्पल लो। बट आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है उसको देखो और उसमें गिनो कि आपके पास कितने किनारे हैं, कितने एजेस हैं। इनको आप एजेस कहोगे, ये जो मैंने रेड कलर से बनाए हैं, इंग्लिश में आप इन्हें एजेस कहेंगे और हिंदी में किनारे कहेंगे। और ये जो ब्लू कलर से, यस ब्लू कलर से आपको नजर आ रहा है, मैं ब्लू कलर से ही लिखती हूँ, उसे आप फलक कहेंगे और इंग्लिश में आप उसे फेसेस कहेंगे, ठीक है? वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया किनारे क्या होते हैं? अब उसके बाद हमारे पास एक और चीज बचती है, जहां पर भी ये सारे किनारे आपस में मिल रहे हैं। मान लो यहाँ पर 3 किनारे आपस में मिल रहे हैं, ये 3 किनारे आपस में मिल रहे हैं, ये 3 किनारे आपस में मिल रहे हैं। इस तरह से किनारे जो ये आपस में मिल रहे हैं, इन्हें आप क्या कहोगे? इन्हें आप कहोगे शीर्ष, और इंग्लिश में कहेंगे वर्टेक्स, ठीक है? तो तीनों चीजें क्लियर है सबको? शीर्ष क्या होता है, एजेस क्या होते हैं, और फलक क्या होता है?
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैंने इसलिए अलग अलग कलर से, देखो जो मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है वो ब्लू कलर को दिखाता है, जो रेड कलर से लिखा है वो रेड कलर को दिखा रहा है, जो ग्रीन कलर से लिखा है वो ग्रीन कलर को दिखा रहा है। कोई डाउट नहीं है तो क्वेश्चन पूछ लूं? यस मैम। ओके, चलो क्वेश्चन ही पूछती हूँ डायरेक्ट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आप लोग अभी सॉल्व भी कर रहे थे, आप लोग काउंट करके बता रहे थे। एक घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं, एक क्यूबॉइड के कितने वर्टेक्स होते हैं? अब आपको ध्यान रखना है कि वर्टेक्स होते क्या हैं। मैम हो गया। हाँ हाँ, जिनका हो गया मुझे पता है, 7 बच्चों ने आंसर किया है लेकिन अभी तक। मैम ठीक कितने को कितना का है? क्या बोल रहे हो? मैम कितना का राइट है? सभी बच्चों का राइट है, सभी बच्चों, मैं दिखा भी दूंगी अभी रिजल्ट आपको, बट कुछ एक बच्चों को आंसर करने दो। अभी तक सिर्फ 17 बच्चों ने आंसर किया है, क्लास में लगभग 30 स्टूडेंट्स हैं। चलो सब बच्चे जल्दी से आंसर करो। भी किया था। ये तो हमने अभी अभी काउंट किया था, तो यहाँ पर आप देखोगे ये शीर्ष है ना? कितने हैं टोटल? ये 8 हैं। सभी का बिल्कुल ठीक था, मैं रिजल्ट भी दिखाई देती हूँ, सभी का ठीक है ये तो। मैम Very प्लीज good. बॉक्स खोल दो। मैं एक और क्वेश्चन पूछ लूं फिर खोल दूं चैट बॉक्स? यस मैम। क्योंकि ये सभी का ठीक था इसलिए बस डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसका आंसर करेंगे सब बच्चे। यहाँ पर एक ग्रीन कलर से आपको क्या दिखाया गया है? मैम बी ऑप्शन। मैंने बोला आपको अनम्यूट करने के लिए। अब जब चैट बॉक्स खुल जाएगा ना, सब बच्चे एक मैसेज में क्या टाइप करेंगे यहाँ पर कि ग्रीन कलर से क्या दिखाया गया है, ऑरेंज कलर से क्या दिखाया गया है, और रेड कलर से क्या क्या चीज दिखाई गई है। ठीक है, ग्रीन कलर से फलक, किनारे, शीर्ष, जो भी चीज है आप उसके सामने वो लिखोगे, और ऑरेंज कलर से जो भी है वो उसके सामने लिखोगे, और रेड कलर से जो भी है वो उसके सामने लिखोगे। ठीक बात है? चलो चैट बॉक्स अब मैं खोल रही हूँ, सब बच्चे उसका आंसर दो। और पोल में लगभग सभी ने ठीक आंसर किया है। पहले जो चीज मैंने पूछी है फिर हम फाइनल आंसर पे पहुंच ही जाएंगे। वेरी गुड। तनिष्क के नाम से कौन है? बहुत अच्छे से लिखा है, अंजलि ने भी बहुत अच्छे से लिखा है एक ही मैसेज में। मैम अंजलि। हाँ अंजलि का तो, तनिष्क के नाम से भी अंजलि है। अच्छा, दो दो अंजलि है हमारी क्लास में। रिया ने, वेरी गुड भाई, सभी बच्चे कितने अच्छे से लिख रहे हैं। मानसी वेरी गुड, अनु वेरी गुड, सभी का बिल्कुल ठीक है। ज्योति वेरी गुड। तो सभी को क्लियर है, तो इसलिए आप सभी बोल रहे हो कि ग्रीन कलर से हमारे पास क्या है? ग्रीन कलर के किनारे हैं, ऑरेंज कलर से फलक है यानी फेसेस हैं, और रेड कलर से हमारे पास शीर्ष है यानी वर्टिसेस है, वर्टेक्स है। तो हमें क्या चाहिए था? हरे रंग से। हरे रंग से हमारे पास किनारे हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। तो अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है इनमें, फलक क्या होता है, किनारे क्या होते हैं, और शीर्ष क्या होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका सही वाला आंसर है ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी तो 5 मिनट है क्लास खत्म होने में, होमवर्क भी बताऊंगी। जरा क्यूब के बारे में भी पढ़ लो, घन के बारे में भी पढ़ लो। तो अगर आपको क्यूबॉइड पता चल गया, घनाभ पता चल गया, तो क्यूब तो बहुत ही आसान है। क्यूब में क्या होता है? ऐसा क्यूबॉइड, ऐसा घनाभ जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। जैसे कि आप जो रूबिक्स क्यूब हम देखते हैं ना, जिसमें आप कलर मैच करते हो, वो हो गया। जो लूडो खेलते हैं, डाइस हो गया। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? क्यूब के एग्जाम्पल है, घन के एग्जाम्पल है, जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। अब आपने
घनाभ की केस में क्या गिने थे? रेक्टेंगल गिने थे, आयत गिने थे। यहाँ पर क्या होगा? वर्ग होगा। 6 वर्ग होंगे या फिर आप कह दो 6 स्क्वायर होंगे। डाइस, वेरी गुड। तो डाइस का एग्जाम्पल है। अब इसमें भी सेम चीज रहेगी, फलक, किनारे, शीर्ष वही सेम रहेंगे जो घनाभ में था, है ना? तो फिर इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन दे दूं? इसमें भी देखो, यस मैम। और किनारे क्वेश्चन ही कर लो डायरेक्ट। इसमें भी आप लोग ही काउंट करके बताना। एक मिनट दो मुझे बस। क्वेश्चन नंबर है आपका 33, तो पोल सेक्शन में जाकर ये सब आंसर करेंगे इसका। देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है। 9 बच्चों ने आंसर कर दिया है। आराम से काउंट करो। मैं यही सोच रही थी कि एक भी बच्चे का गलत नहीं होगा। मैम रिजल्ट दिखा दो। चलो रिजल्ट देख ही लो। कुछ एक बच्चे रह गए हैं, वो भी जल्दी से कर लो। 10 सेकंड और दे रही हूँ। देखो किनारे में ना कंफ्यूज नहीं होना। किनारे क्या है सभी को पता होना चाहिए अब तक। ये है किनारे। शीर्ष और किनारे में फर्क है। किनारों को आप भुजाओं से याद रख सकते हो कि जो इसकी भुजाएं हैं ना वो किनारे हैं। इन्हें काउंट कर लेना कितने हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? मैम ऑप्शन 12। सी। 12 होंगे। ये टोटल हमारे पास किनारे 12 होते हैं। ये टोटल मैम 12 होमवर्क किनारे बता हैं। दो। एक और क्वेश्चन कर लो। चलो एक और क्वेश्चन कर लो आसान सा, फिर मैं होमवर्क बता रही हूँ। इसको 1 मिनट में करो लेकिन सब बच्चे, क्योंकि 2 मिनट है क्वेश्चन क्लास खत्म होने में। 1 मिनट में क्वेश्चन करो, 1 मिनट में होमवर्क बताऊंगी। अगर किसी घनाभ की किसी क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तो वो क्या कहलाता है? मैम हो गया। ये ये मुझे पूरी क्लास का ठीक आंसर चाहिए। शाबाश, जल्दी से जाकर करो सब बच्चे। कर लिया मैम। कर दिया मैम। वेरी हो गुड, गया मैम। वेरी गुड। देख लो आंसर वहां जाके, एक भी बच्चे का गलत नहीं है। वेरी गुड। तो उसे हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं, क्यूब कहते हैं। ओके मैम। ये लो होमवर्क। होमवर्क में आज आपको 4 एक्सरसाइजेस दी है मैंने, लेकिन चारों के चारों बहुत मैम चैट आसान बॉक्स क्वेश्चन। चैट बॉक्स अच्छा खोल सॉरी, दो। चैट बॉक्स में खोल देती हूँ। चारों में एक एक एक्सरसाइज है, तो मुश्किल से 15 मिनट का काम है। जल्दी से आप कर लोगे तो सभी बच्चे इसको करना। आपका रिवाइज हो जाएगा जो भी हमने पढ़ा है।